ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड चुनाव परिणाम पर हम बातचीत कर रहे हैं। आखिर बीजेपी जो विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा करती है, उसके चुनाव प्रचार अभियान में तमाम राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी तौर पर उठाए जाते नजर आए। तो ये विकास का मुद्दा क्यों गौण हो गया और राष्ट्रीय मुद्दे जो हावी हुए हैं वो झारखंड के मतदाताओं को क्यों नहीं लुभा पाए? राजेंद्र राय जी, क्या लगता है आपको? मेरे समझ में तो विकास का मुद्दा केवल कागज में रह गया। झारखंड में विकास हुआ ही नहीं और इसका कागज के आंकड़े में और धरती के आंकड़े में आकाश पाताल का अंतर होता है। वहां की जनता से जब पूछा जाए तो हर जगह कहीं भी इस तरह की बात नहीं थी कि बिना रुपए किसी दिए किसी ऑफिस में काम होता। बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं हो रहा था और केवल ये बात का नारा लग रहा था कि मुक्त कर दिए हैं, यहां पर किसी प्रकार का नहीं है, जिसका परिणाम था कि जनता नाराज हुई और वो दिखा दी। एक छोटा सा उदाहरण अभी आपने देखा कि टीचर, एक पैरा टीचर भी 6-7 हजार काम करने वाले पर रात के अंधेरे में 12 बजे लाठीचार्ज होता है और 50 हजार जो टीचर पाते हैं वो दिन के उजाले में उनको बैठा करके और अपना काम किया जाता है पार्टी का। वो बेचारे क्या अत्याचार, वही परिणाम हुआ कि घूम घूम करके उन्होंने इनके सारे भ्रष्टाचार की कलई खोल दिया और कोई विकास का काम नहीं हुआ। केवल कागज में ही रहा कि ये पेंशन मिल गया, ये योजना लागू हो गई, ये स्वास्थ्य हो गया, लेकिन वहां के जो धरती पुत्र थे वो पाए ही नहीं। जो पढ़ते तरसते थे वाजपेयी और हार का यही मेन कारण रहा कि विकास का वही कोई काम नहीं हुआ। चलिए, ये वजह बता रहे हैं। बहरहाल राजेंद्र राय जी, आपके वक्त की बाध्यता हम समझ रहे हैं, इसलिए अपना वक्त दिया आपने, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रांची स्टूडियो का एक बार फिर रुख करते हैं। संजय समर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जो परिणाम अब झारखंड की जनता ने दिया है बीजेपी के लिए, क्या वो परिणाम अब बीजेपी को मजबूर करेगा मंथन करने पर? चुनावी अभियान को जिस तरह से बीजेपी गति देती है और मास्टर माइंड कहा जाता है बीजेपी को चुनावी रणनीतियों में, चुनावी अभियान को दिशा और दशा देने में, उसके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली में जल्दी चुनाव होना है और फिर लगे हाथ बिहार में चुनावी अभियान शुरू करना होगा। तो ऐसे में बीजेपी को काफी मंथन करना होगा। अब बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि मंथन की जरूरत है। वैसे मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक जितनी सीटें हैं उतनी सीटें मिली हैं। अब जहां तक रहा विकास की बात अगर हुई होती तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 65 पार जाते। 65 पार होते ना होते कम से कम जो आंकड़ों का खेल है 41 पार तो जरूर जाते। अभी ये 22-23 सीट पर सिमट जाएंगे। हम सुबह में भी बोले थे, लगातार बताते आए हैं कि इलेक्शन जब अलग राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन में पहली बार यहाँ चुनाव में उतरी थी तो इसको 30 सीट मिले थे, जिसमें अर्जुन मुंडा उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दूसरे चुनाव में जब ये लोग आए थे तो 19 सीट मिला था। 2014 के चुनाव में मोदी लहर था, उसमें भी लोगों ने 37 सीट ही पाया था। तो एक आंकलन अगर हम माना जाए तब 15 से 20 सीट माना जाता है कि झामुमो का है, तो 20 से 25 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पारंपरिक सीट थी उसको पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। इसको रघुवर दास बढ़ा नहीं पाए, ये सीट बढ़ता, लेकिन सिर्फ अहम और अहंकार के कारण हाथी उड़ाने की फिराक में ये रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से बेदखल कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई गलती नहीं माना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जिसके नेतृत्व में जो दिया जाता है वो जो सजेस्ट करता है बात उसी की सुनी जाती है। यहाँ संगठन मंत्री धर्मपाल जी थे, उनकी नहीं सुनी गई। संघ की में रवि जी हैं, उनकी नहीं सुनी गई। ये सब सूत्र बताते हैं। सूत्रों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ टिकट बंटवाने से लेकर के और प्रशासन करने तक रघुवर दास का ही चला। यहाँ न तो अधिकारी प्रसन्न नजर आए, न कार्यकर्ता, न जनता। स्थिति ये थी कि अब चिकन और मटन बिक्री पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगा रखा था। हालांकि वो ज्यादा दिन नहीं चला, उसमें भी 3 महीना के भीतर यूटर्न, मोटरसाइकिल 24,000 की और पेनाल्टी उस पर 35,000, वो भी इनको प्रभाव में दिया है
किसी चीज को एक बैग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अचानक चेंज नहीं हो पाएगा। ये अपने यहाँ स्थितियां जो है, यहाँ लोकतंत्र है, सब कुछ अगर पटरी है तो उसको पटरी पर लाने के लिए टाइम लगेगा। अचानक आप हाथी उड़ा देने से विकास नहीं हो सकता है। विकास की बात करने से विकास नहीं होता है। विकास एक परंपरा है जो धीरे धीरे विकास होता है। और बीजेपी को लगा कि ये जल्दबाजी में सिर्फ बात बनाकर, कहते हुए, दिखाकर और लोगों को अपने पाले में किया जा सकता है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता राजेश सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। राजेश जी, झारखंड के चुनाव परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? पड़ोसी हैं तो नजर लगातार बनी रहती होगी, क्योंकि कुछ समय बाद दिल्ली, बिहार के बाद फिर बंगाल में ही चुनाव की बारी है, तो बीजेपी पर नजर तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार बनाए रहते हुए होंगे। देश भर में क्या स्थिति आ रही है, तो पड़ोस में ये परिणाम आया है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी दूसरे राज्यों में भाजपा जहां जीती है तो जीतते ही वहां के भाजपा के नेताओं ने सबसे पहले ये बात कहा कि ये जीत मोदी जी की जीत है जी। तो आज कहीं ना कहीं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये जो झारखंड की हार है ये भी नरेंद्र मोदी की ही हार है। लेकिन रघुवर दास कह चुके हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत हार। अब तो ठीकरा अपनी सर पर फोड़ेंगे ही, कहीं ना कहीं झारखंड का जो मसला है वो थोड़ा सा अन्य राज्यों से डिफरेंट है। झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, जब बिहार से उसे अलग किया गया था तो ट्राइबल स्टेट्स के जो कुछ नियम कानून है वो थोड़े से अलग होते हैं दूसरे राज्यों से। और चाहे वो SC/ST का मसला रहा हो, जब सरकार ने वो नया जो बिल लेकर आए, या जब ट्राइबल एक्ट नया ये लोग लेकर के आए और ट्राइबल एरिया में जिस समय इंडस्ट्रियों को ट्राइबल एरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठाने की पहले बात होती थी, उसे घटाकर 2 किलोमीटर किया। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं इसका असर झारखंड के चुनाव पे पड़ा। और चुनाव के ठीक पहले ही NRC और CAA को लेकर के जिस तरह से पूरे देश के अंदर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, चाहे वो कौन से किस समुदाय के लोग कर रहे हैं, किस धर्म के लोग, मैं इस बात पर नहीं जा रहा है, मगर वो जो एक आंदोलन चला, कहीं ना कहीं उस आंदोलन का भी एक प्रभाव इस चुनाव के में रहा। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में बंगाल, बिहार और दूसरे कई राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में, तो ये एक सेमीफाइनल भी हो गया। और इसके बाद 3 अहम राज्यों के चुनाव हैं, जो बिहार, बंगाल और दिल्ली, जो कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो कि पूरे देश को कहीं ना कहीं की राजनीतिक दिशा तय करते हैं, ये सारे राज्य, यूपी, बिहार, बंगाल। तो ये भी आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करने की एक पहल सेमीफाइनल में झारखंड चुनाव के रिजल्ट से ही हो गई है। अंबुज जी, क्या लगता है कि क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? जिस तरह से बीजेपी बीते कुछ सालों में पूरे देश पर एक तरह से छाती गई और क्षेत्रीय दलों को दबाने के आरोप लगते रहे, यहां तक कि सहयोगी पार्टी के नेता भी अब बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि क्षेत्रीय दलों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की। लेकिन झारखंड का चुनाव परिणाम दर्शाता है कि आप क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके प्रभुत्व को और क्षेत्रीय महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय दल की उपज जो देश में थी वो कांग्रेस विरोधी के रूप में उपज थी। आज चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, जो राम मनोहर लोहिया की बनाई हुई पार्टी से समाजवादी पार्टी बनी, आज बिहार में नीतीश कुमार है, तो क्षेत्रीय पार्टी की उपज ही हुई थी कांग्रेस विरोधिता के कारण। लेकिन सत्ता के लोभ के कारण आज जब उनको ये लग रहा है कि मोदी जी का सारे देश में एकलवाद चल रहा है, तो ये लोग कांग्रेस के साथ आ गए। आज आप देखिए झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति हुई है, आज RJD लालू प्रसाद कहाँ के उपस्थित थे, लोहिया जी के उपस्थित थे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के उपस्थित थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ जाकर के बैठ गए। शिबू सोरेन, इनको हम लोग गुरुजी कहा करते थे एक समय, आज झारखंड को अगर किसी ने राज्य का दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी एनडीए की, उस समय झारखंड की उपस्थिति, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ हुए। तो क्षेत्रीय दलों से भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने को बचाने के लिए आज क्षेत्रीय दलों का उपयोग कर रही है। अंबुजी, इसे इस तरह से भी तो देखा जाए, क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ सहज नहीं है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एनडीए के शासनकाल में हमने 17 क्षेत्रीय दलों के साथ हमने सरकार बनाई। आज भी हम क्षेत्रीय दलों के साथ लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी सभी के साथ मिलकर के आज भी हम पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी क्षेत्रीय दलों के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कभी कभी इस रूप में बार्गेनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को देखते हुए ही क्षेत्रीय दलों के साथ, क्योंकि वो आम कार्यकर्ता को भी, उस क्षेत्र के आम कार्यकर्ता को भी निराश करना नहीं चाहती है। क्षेत्रीय दलों से हमारा कोई विरोध नहीं है और आगे आने वाले दिनों में और भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और भी क्षेत्रीय दलों से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ेगी आने वाले चुनावों में। एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रभावशाली तरीके से उपस्थिति अपनी दर्ज करा चुकी है। बिहार की बात करें तो वहां जेडीयू भी प्रभावशाली है, उसे भी आप अपने सहयोगी के तौर पर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आरजेडी है, एलजेपी और जेडीयू को जनता पार्टी के साथ है और अरविंद केजरीवाल बीच में वो दूर भी तो हो गए थे, अब साथ हैं, पर दूर भी तो हुए क्योंकि वो सहज नहीं रह पाए संगठन की नीतियों से या फिर संगठन के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसकी वजह से। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस त्रिशंकु विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अरविंद केजरीवाल को, जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू गठबंधन है, ठीक है, पिछले चुनाव में कुछ कारणों से मतभेद रहा है, लेकिन बिहार में आने वाले चुनाव में हम जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, क्षेत्रीय पार्टी के नेता हमारे बीच मौजूद हैं, राजेश सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं क्या ये स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के महत्व, उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की अहमियत या क्षेत्रीय दलों की जो जरूरत है, ये मैं इससे वाकिफ नहीं करता हूं कि ये किसी एक राजनीतिक दल के विरोध के कारण इनका जन्म हुआ था। आजादी के बाद से ही, जब से ये गणतंत्र जब से लागू हुआ हमारे देश में, तब से ही आपने देखा होगा दक्षिण भारत के जो राज्य है वो राज्य हमेशा से ही क्षेत्रीय दलों के कब्जे में रहे। बिल्कुल, हमारी विविधता मजबूरी करते हैं ऐसे क्षेत्रीय दलों के, क्योंकि उस समय और उस समय ही नहीं, आज भी हमारे कई पड़ोसी ऐसे देश हैं। राजेश से एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका थी साउथ में भी, तो आज डीएमके का जन्म भी तो हुआ था कांग्रेस की विरोध के कारण। चलिए राजेश जी अपनी बात पूरी करेंगे फिर इस पर हम, मगर कहीं ना कहीं आज क्षेत्रीय दलों की जो अहमियता है इसे हम नकार नहीं सकते हैं। रहा, आप बिहार के विषय में बात कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड की। देखिए, झारखंड चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के संबंधों का बहुत बड़ा अब सोचने की जरूरत है नीतीश कुमार जी को, क्योंकि और हमें लगता है कि वो इस बात को सोच भी चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि बिहार में सीए लागू नहीं होगा, क्योंकि जब वो सीए का समर्थन कर एनआरसी का लागू नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अब वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सरकार में रहना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना शायद उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो वो दूसरे जो वहां के बिहार के क्षेत्रीय दल हैं, कहीं उनके साथ मिल करके वो कोई नया गठबंधन बिहार में और बने, मेरी जहां तक राजनीतिक सोच है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आने वाले दिनों में धीरे धीरे आज कांग्रेस जैसे एक राजनीतिक दल का महत्व आज बिल्कुल एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो गई है और उसे हर जगह कहीं ना कहीं समझौता करके अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई वो लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्रीय दल जो हैं ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल लेने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 4-5 सरकारें जो पिछली बनी हैं ये कोई भी बहुमत में नहीं थी, सब किसी न किसी क्षेत्रीय दल को, अभी भी क्षेत्रीय दल है सरकार में वैसे बहुमत होने के बावजूद भी, तो जरूरत इनकी पड़ेगी। आज अगर हम बहुमत में हैं और उन्हें छोड़ दें तो हो सकता है कि कल उनकी जरूरत वापस पड़े, इसलिए मोदी जी ने भी उसे नहीं छोड़ा। हरियाणा में इन्होंने एक ऐसे क्षेत्रीय दल के साथ भी अपनी सरकार बनाने के लिए हामी भर दी जिसके विरोध में पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मोर्चा खोला था और उसके साथ आज वो सरकार बना रही है। तो जरूरत क्षेत्रीय दलों की है। आने वाले दिनों में भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बहुत अहम भूमिका होगी, चाहे वो सरकार दिल्ली की बने या दूसरे किसी भी राज्य की बने। ये हम बंगाल की बात नहीं करते क्योंकि बंगाल में वैसे भी कोई क्षेत्रीय दल दूसरा कोई क्षेत्रीय दल वैसा बिल्कुल एक ही दल है जो प्रभावशाली तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। बिल्कुल, इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। राज्य की जनता ने इस राज्य को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। साथियों, विगत लगभग 40 दिनों से आप सभी
मीडिया के बंधुओं ने इस राजनीतिक घटनाक्रम का, इस चुनाव के हर पल पर नजर रखा और एक एक खबरों को आप लोगों ने राज्य की जनता से देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। आप सभी लोगों को भी मैं देश के और राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में इस कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो बस फिलहाल कुछ बचते दिखे हेमंत सोरेन ने सिर्फ जनता का धन्यवाद किया इस जनादेश के लिए और किसी सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए। बहरहाल क्षेत्रीय दलों के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। संजय समर के पास चलते हैं, रांची स्टूडियो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अगर अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को बीजेपी साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरती तो शायद परिणाम कुछ और होते। अपने सहयोगियों को नजरअंदाज किया और अपने विरोधियों की ताकत को कम आंका, जिसका परिणाम यह है कि 5 साल के स्थायी और स्थिर सरकार देने के बाद भी बीजेपी हार गई। यहां तक कि उसके संगठन प्रमुख भी हार गए और सरकार प्रमुख भी हार गए। देखिए दीपक, स्थिति यह हुई कि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से 12 सीट मिल गई, जिसका इन लोगों ने आंकलन किया कि लगभग 64 सीटों पर 64 विधानसभा सीटों पर ये लोग अपने आप को आगे पाए। उसी को आधार बनाकर इन लोगों ने 65 पार का नारा दे दिया जी। उसी गुमान में ये लोग थे कि अगर 65 में कितना घटेगा, 4 घटेगा, 5 घटेगा, 6 घटेगा, 7 घटेगा, मेजोरिटी आ ही जाएगी। पिछले चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इन लोगों ने आजसू और लोजपा के साथ गठबंधन किया था। मोदी की हर सभा में सुदेश महतो खुद मौजूद रहा करते थे। लोजपा के यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र प्रधान वो रहा करते थे और वो लोग मंच से बोला करते थे। इन चीजों को इन लोगों ने समझा कि ये कुछ नहीं, ये मोदी लहर है, मोदी लहर की तरह हम लोग जीत गए, फिर यहाँ मोदी जी आएंगे, 8-10 सभा करेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं से भान भी नहीं था कि उसे इतना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यहाँ आते रहे। लगभग उनकी 8 सभाएं हुई जी। बल्कि अगर विपक्षी खेमा की बात माने, खास करके जेएमएम की बात माने, तो हेमंत सोरेन को हराने के लिए दुमका में भी सभा की नरेंद्र भाई मोदी और बरहेट में भी किए, लेकिन चांस की बात दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नाकार दी है जनता ने। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नारा दिया था कि संथाल से इस बार पिता पुत्र दोनों का नामो निशान मिटा देंगे। बीते चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन जीते हैं, शिबू सोरेन को हरा करके। उन्होंने भी कहा था कि पिता को हरा दिया, अब पुत्र की बारी है जी। ये सब चीज यहाँ के लोगों के दिल को चोट लगी, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका में ये लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं और शिबू सोरेन को अपना आज भी ये लोग नेता ही नहीं गुरु मानते हैं। भगवान की श्रेणी में इनको रखा है लोगों ने और इनको ऐसा स्थान दिया है जिस पर से हटाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में लगातार दिल को चोट लगने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुल करके बोलते रहे, जिसके कारण यहाँ से संथाल परगना में जेएमएम अपना वर्चस्व बनाए रखा। इसके साथ ही कांग्रेस के वोटर जेएमएम को वोट दिए, जेएमएम के वोटर कांग्रेस को वोट दिए। इनकी जीत में अहम भूमिका निभाई है पारा शिक्षकों ने, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने और जो 5 साल तक आंदोलनरत रहे, अपनी मांगों को लेकर रघुवर सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी गुहार सुनी नहीं गई। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस परिणाम के बाद ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि भाजपा को 5 वर्षों तक प्रदेश की सेवा करने का जो मौका दिया गया उसके लिए हम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, इसको लेकर भी अमित शाह ने एक पंक्ति लिखी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए अभिनंदन।
तो स्पष्ट संदेश है जनता का, और इस संदेश को सिरोधार्य कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। हालांकि जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर झारखंड चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे थे, संगठन के कामकाज में काफी सक्रिय नजर आए थे, लेकिन अमित शाह के सरकार में सक्रिय होने के बाद संगठन ने कई चुनावों में कमजोर होते अपने नेतृत्व की वजह से यहां परिणाम आए हैं, जो राज्यों को खोया है, महत्वपूर्ण राज्यों को खोया है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अब झारखंड भी बीजेपी के हाथ से निकल गई है। तो क्या अमित शाह का ना होना भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है? सक्रिय ना होना, अमित शाह तो है ही, सक्रिय ना होना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पर बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। चुनावी अभियान पर हम वापस लौटते हैं। जो धुआंधार प्रचार अभियान देखने को मिलता है बीजेपी का, वो भी इस बार प्रभावी नहीं हुआ। क्या लगता है अंबुज शर्मा जी, प्रचार अभियान इतना धुआंधार, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे विकास पर हावी हुए और हालात ये बने कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी से नीचे आकर सब दूसरी बड़ी पार्टी तक पहुंच गई और सत्ता से दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संगठन के बलबूते पर चुनाव प्रचार में रहती है। जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है, जिस प्रकार से केंद्र में पिछले 6 महीना पहले जो चुनाव हुआ है, ये धुआंधार प्रचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चुनाव लड़ने की ये प्रक्रिया है और हार का कारण का विश्लेषण अभी भी हमें करना बाकी है। और हमने उसमें आपको पहले ही कहा कि विकास के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं हारे हैं। कुछ गलतफहमियां थी, खास करके सीएए का, जिसको हम लोगों ने जनता के बीच में, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि बंगाल केंद्र बिंदु रहा है बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी का, घुसपैठियों का, और उनके माध्यम से झारखंड में कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी एक बैलेंसिंग भूमिका थी, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के हारने का कारण था। और धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचार करती है, ठीक उसी प्रकार से प्रचार करती रही है। चलिए, प्रचार के दौरान मुद्दे क्या होने चाहिए, शायद इस पर विचार करने की आवश्यकता है बीजेपी को। राजेश सिन्हा जी के पास चलते हैं। राजेश सिन्हा जी, क्षेत्रीय संगठन भी क्यों ना हो, वो चाहती है कि संगठन का विस्तार हो। झारखंड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश की। किस तरह से देखते हैं झारखंड में इस बार तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी, और वहां जो वोट हासिल कर पा रहे हैं उसमें क्या साल दर साल बढ़ोतरी की संभावना भी बन रही है? तृणमूल कांग्रेस ने कुछ एक सीटों पर झारखंड में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। हमारे वहाँ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशराफुल खान जी, वो उन्हें एक टिकट मिला था और कुछ एक लोगों को। बाकी जगहों पर महागठबंधन को तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया था, क्योंकि हम लोगों की तृणमूल कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी भी राज्य में यदि हमारी थोड़ी सी भी यदि कहीं हमारे किसी मेहनत से या हमारे किसी जरूरत से यदि भारतीय जनता पार्टी को हम आने में रोक सके वहां सत्ता में, तो तृणमूल कांग्रेस वहां पर ये काम करती है। इसलिए ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार दे करके और वहां वोट खराब करने की हमारी पॉलिसी नहीं थी। इसलिए 2-1 सीटों पर जहां सिर्फ जरूरत थी कि तृणमूल कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की, सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ही 2-1 सीटों पर अपने प्रार्थी दिए गए। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमारे जो भी तृणमूल कांग्रेस के वहाँ, वैसे तृणमूल कांग्रेस का वहाँ संगठन बहुत मजबूत नहीं है, मगर फिर भी एंटी बीजेपी जो एक वहाँ पे कैंपेन जो चल रहा था महागठबंधन का, उस कैंपेन में हम लोगों ने उनका मौलिक समर्थन भी किया था। और दूसरे किसी जगहों पर किसी भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जाकर वहाँ कोई प्रचार भी नहीं किया, किसी तरह का बड़ी चुनावी सभा या स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो कहीं भी हम लोगों ने इसलिए उससे अनछुआ रखा कि भारतीय जनता पार्टी को रोक सके हम सब मिलकर के। उद्देश्य से जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और महागठबंधन उस काम में लगा था, तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन को ही मौलिक समर्थन देना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता था। जी, तो ये एक अच्छी बात है कि संगठन के सहयोगियों को, और जो अलग अलग दल हैं, भले ही कहीं के वो दल हों, एक साथ आकर थोड़ी मजबूती प्रदान की जाए। पाकुड़ हमारे संवाददाता रामप्रसाद सिन्हा कुछ अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जय रामप्रसाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की रणनीति कामयाब हुई है। जी, पाकुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलम ऐसे शख्स हैं जो पूरे झारखंड में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है।
महसूर विधानसभा की बात करें तो प्रोफेसर स्टीफन मरांडी पहले भी विधायक थे और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी भी अपने अब तक के राजनीतिक जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें सर्वाधिक मत से इस बार महसूर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। नीतीपाड़ा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिनेश विलियम मरांडी जो पूर्व सांसद और विधायक साइमन मरांडी के पुत्र हैं, पहली बार उन्हें भी जीत का जो है इस बार जनता ने उन्हें जीत दिलाई है जी। एक तरह से कहें तो पाकू जो जिला है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है और महागठबंधन की जीत में सबसे बड़ा एक कारण जो है वो है CAA और NRC का मामला जी। तीनों विधानसभा सीटों पर जो जीत हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 नीतीपाड़ा और महसूर और कांग्रेस की पाकुड़ में, उसमें NRC का मामला इन्हें जीत दिलाने में भूमिका निभाई है जी। धन्यवाद रामप्रसाद इन अपडेट्स के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता अंबुज शर्मा भी मौजूद हैं। वो भी ये मानते हैं कि नागरिकता कानून और NRC को लेकर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई देश भर में, उस भ्रम को दूर करने में थोड़ी देरी कर दी बीजेपी नेताओं ने और इसका असर झारखंड चुनाव पर भी पड़ा। क्या लगता है आपको राजेश सिन्हा जी? अंबुज शर्मा जो मानते हैं नागरिकता कानून और NRC को लेकर एक भ्रम की स्थिति है, ये कह चुके हैं पहले चर्चा के दौरान, उसे दूर करने में बीजेपी ने थोड़ी देरी कर दी और विपक्ष को इसका फायदा मिल गया। इस राष्ट्रीय मुद्दे का प्रभाव झारखंड चुनाव पर देखने को मिला, आगे भी तमाम राज्यों में चुनाव पर देखने को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, भ्रम की यहाँ कोई भी स्थिति नहीं है NRC को लेकर के या विशेष तौर पर CAA को लेकर के। भ्रम की स्थिति लोगों के अंदर जो एक भय का माहौल बन गया है भारतवर्ष के अंदर में CAA और NRC को लेकर के, और ये बातें आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में जब इस कानून को ये सरकार लागू करना शुरू करेगी तो उस समय भारत के लोग देखें कि जिस तरह से नोटबंदी के समय कई लोग लाइनों में लगे लगे मर गए, उनकी जान चली गई, उसी तरह से ये NRC और CAA के मसले पर भी लाइनों में लगते लगते कई लोग मरेंगे और कई लोग शायद मरने के बाद भी अपने आप को भारत का नागरिक मरने के बाद सिद्ध कर पाएंगे। तो भ्रम की स्थिति कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हड़बड़ी में इन लोगों ने, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये कोर्ट से निर्धारित मुद्दे थे, चाहे वो 3 तलाक का रहा हो या राम मंदिर का, मगर उसका श्रेय भी खुद अपने सर कंधे पर ले लिया। उसके बाद धारा 370 हटाना, 370 धारा हटाने के बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि भारत के लोगों ने सोचा कि या आज भी भारत के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि 300 धारा हटने के बाद से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का इनकम जम्मू कश्मीर से भारत की सरकार को होने वाला है। मगर वहां की कटु सच्चाई ये है कि जो स्थिति कश्मीर की 370 हटने के पहले थी, उससे ज्यादा भयावह स्थिति आज कश्मीर की है, जिस वजह से वहां मीडिया को या दूसरे किसी भी राजनीतिक दल के या बाहर के लोगों को जाने पर मनाही करके रखी गई है, जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ अमेरिका के सांसदों को ला करके और उन्हें डल लेक का सैर करवा करके और दिखाया गया कि कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर कि कश्मीर की जो आंतरिक स्थिति है वो उससे भी भयावह है। एक एक व्यक्ति के पीछे 2-2 हथियारबंद वहां की सेना हमारे जो है, पूरे भारतवर्ष की सेना आज सिर्फ एक राज्य में वहां के जनता के पीछे सिर्फ बंदूक लेकर खड़ी है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं मीडिया के सामने, या कोई भी बाहर का यदि कोई डेलीगेट आता है उसके सामने आपको नहीं बोलना है। सारी सेना को लगा दिया गया है कश्मीर के अंदर में। किस तरह से ये अपनी जो अमित शाह जी की जो जिद थी, आज आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से ये नई सरकार बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल पार्लियामेंट में हो या मीडिया से हो कम रूबरू होते हैं। आजकल अमित शाह जी ही डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी वो ओवरटेक करके नरेंद्र मोदी जी जवाब देना चाहेंगे। राजेश, प्रधानमंत्री भी बनने की कोशिश सहमत नहीं हूँ। कश्मीर की जो स्थिति है, नहीं सिर्फ कश्मीर पर हम नहीं जाएंगे, जो तमाम मुद्दों को लेकर मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कोई मुस्लिम विरोधी कोई कानून नहीं है। ये जो पाकिस्तान
बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू प्रताड़ित होकर के आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। नहीं तो इसका इसमें प्रभाव कहीं- चुनाव में देखने को मिल रहा है। नहीं, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसका प्रभाव तो कुछ विरोधी लोग उसका दुष्प्रचार किए हैं कि तुम्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। और एनआरसी का भी जो मुद्दा जो कश्मीर आसाम में जो लागू हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हुआ था। और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी में जो भी कमजोरियां हैं या जो भी लूज फॉल्स हैं उनको हम आगे आने वाले दिनों में ठीक करेंगे। मतलब अंबुज शर्मा जी, जो राष्ट्रीय मुद्दों का खामियाजा बीजेपी को झारखंड में भुगतना पड़ा, आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में उन मुद्दों पर जो भ्रम की स्थिति है उसे आप दूर कर लेंगे। को हम दूर करेंगे। देखिए, मैं बीच में एक बात काटना चाहता हूं कि अंबुज शर्मा जी ने कहा कि मुसलमान विरोधी नहीं है ये कानून। किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने भारतवर्ष के, चाहे वो ममता बनर्जी हो जो कि सबसे ज्यादा मुखर है इस आंदोलन को लेकर के, किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता ने भी नहीं कहा कि सीएए या एनआरसी मुस्लिम विरोधी एक एक्ट है। इस चीज को, ये जो भ्रम की स्थिति है, ये अमित शाह जी फैला रहे हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्टेब्लिश करती है कि ये सीएए और एनआरसी ये मुस्लिम विरोधी एक्ट है। मुसलमान चाहे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आगे हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल बढ़ती है। और प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र जी मोदी ने कल दिल्ली की जनसभा में साफ में कहा कि मुसलमानों को कोई डरने की बात नहीं है। और आखिर क्यों मुसलमानों की बात यहाँ पर आती है कि मुसलमान बांग्लादेश से, हिंदुओं की नागरिकता, ये तो आप लोगों ने इस बात का बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू भी पलायन करके आए थे। प्रचार किया। राजेश जी, आपको तो हम मुसलमानों की बात क्यों होती है? जिस समय चलिए, ये एक वोट बैंक है जो हर चुनाव में काफी प्रभावी होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव हो। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं संजय समर के पास और उनसे जानते हैं कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बार झारखंड में क्या गुल खिलाता नजर आया, किसके साथ गया, किसे नुकसान पहुंचाता दिखा, या फिर ये तबका निष्प्रभावी रहा इस परिणाम में। लेकिन निष्प्रभावी होगा ऐसा संभव तो है नहीं। क्या लगता है संजय जी? देखिए, एनआरसी तो प्रभावित किया ही है। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, बातें हो रही थी। अंबू जी के बातों से थोड़ा इससे मैं असहमत हूं। अंबू जी ने जैसे कहा कि ये एनआरसी का मामला है या सीए का, इस पर हम लोग मनन करेंगे। मैं बता दूं कि असम का 2 जगह है, जो एक धोबड़ी है, एक करीमगंज है, जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। चकमा जब 1971 की लड़ाई हुई और वहां से जो चकमा है, तो उनको उनकी मान्यता या उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए हुकूमत, यहाँ की जो हुकूमत थी उसने रोकने का प्रयास किया। तो यही से लोगों ने कहा कि नहीं, ये हिंदू है इसलिए आएंगे। स्वाभाविक बात है कि वो हिंदू है तो आए, लेकिन हिंदू के वेश में वहां से बांग्लादेशी प्रवेश कर गए। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि भाई बाहर से जो आ रहे हैं वो विदेशी हैं। बाहर क्या है ना, उनकी भी मान्यता, उनका भी आंकलन होना चाहिए जी। लेकिन वैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं लोग। सिर्फ ये बात कहना, भारत की पहचान धर्मनिरपेक्ष देश के नाम पर है। हम विकास की बात करें ना, पहले हम विकास तो तय करें। 1 रुपये चावल और 4 आने नून बांट करके तो हम उनको काहिल बना दे रहे हैं। बिल्कुल अंबुजी, जिस वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है, झारखंड में संभवतः निर्वाचन आयोग के हाथ में प्रशासनिक कमान था, इस वजह से कोई हिंसक आंदोलन या विरोध प्रदर्शन उतना बड़ा देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या यह मुद्दा प्रभावी रहा? और जो मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरकर आ चुका है, जिसे हर दल अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश करता है, वो कितना प्रभाव डाल पाया? देखिए, ये तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सीएए और एनआरसी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में इन दोनों मुद्दों को रखा था। और इन मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दल ने एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया। आपको मालूम होगा, आपको समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे कि लखनऊ में जो हिंसा हुई उसमें से मालदा से 6 लोग पकड़े गए। ये सारे देश में, कल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सल जी, शिक्षित अर्बन नक्सल्स, जो शिक्षित वर्ग है, उन लोगों ने भी दुष्प्रचार किया। और दुष्प्रचार का
जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले तक किया कि अब सारे देश में 250 बिल्कुल, झारखंड में भी नक्सल विरोधी अभियान रहा है और एक कुख्यात नक्सली मुख्य धारा से जुड़े पलामू का चुनावी क्षेत्र, मैदान में भी गांधी होता का है, क्षेत्र, उस पर नक्सली भी क्षेत्र ध्यान है। देने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अभिजीत रक्षित जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। जी अभिजीत, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? राजा जो बरेड और बोरियो विधानसभा जो है जी। वो तो झामुमो के खाते में चली गई है, लेकिन राजमहल विधानसभा अभी बहुत दिलचस्प बन गया है। जी राजमहल विधानसभा में 15वां राउंड होने के बाद प्रेसिडेंट भाजपा के प्रत्याशी मोहम्मद सलीउद्दीन जी ये परसों गुरुग्राम से 6,000-7,000 मतों से जब्त कर रहा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भी बहुत सारा उत्साह दिखा जा रहा है। अभी इस जगह पर जो है इस सीट को लेकर के ये बोलना काफी मुश्किल है जी। कि आखिर ये सीट तो आजसू को जाएगा या भाजपा के खाते में जाएगा। ये एक इतनी दिलचस्प हो गई है चुनाव, और इस चुनाव में राजमहल सीट सबसे दिलचस्प है, जबकि राजमहल एक नंबर विधानसभा है, झारखंड का प्रदेश हुआ है, ये अभी भी लटका हुआ 15वां राउंड में हुआ है। अभी इसमें अभी भी आपका 8 राउंड बाकी है, जी 8 राउंड बाकी है। 8 राउंड अभी बाकी है। चलिए नजर बनाए रखें अभिजीत, लेकिन स्थितियां स्पष्ट होती दिख रही है। राजमहल में बेहद ही रोमांचक मुकाबला। एक बार फिर हम उसी मुद्दे पर आते हैं, उस प्रभावशाली वोट बैंक की बात कर रहे थे हम, जिसे सब दल अपने पाले में लाने की कोशिश करता है, और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ अपने नारों में सबका विश्वास भी जोड़ते आए हैं। राजेश सिन्हा जी, क्या लगता है सबका विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम तो यही इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं वो विश्वास डगमगाता हुआ दिखा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं राजेश जी? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। कहीं ना कहीं जनता भी सच्चाई को समझ रही है कि सिर्फ वादों और नारों और भाषणों से तो देश नहीं चलता, देश को चाहिए विकास। हम यदि झारखंड की बात करते हैं तो चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो या सीएए का मुद्दा हो, ये बहुत ज्यादा प्रभावी झारखंड में नहीं रहा होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि झारखंड में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सीएए और एनआरसी की वजह से वहां के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए इनकी सरकार हार गई। तो कहीं ना कहीं विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड के लोगों के लिए रहा होगा। जो झारखंड के लोगों ने 5 सालों में जब वहां देखा होगा रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चली 5 साल, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर है जिस चीज से हम अभी तक जिस मुद्दे पर हम नहीं आ पाए हैं कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड में रहा। वहां पर काम, सरकार के काम से लोग संतुष्ट नहीं हुए। हम कोई भी तर्क दें कि हमने काम किया मगर लोगों ने वोट नहीं दिया, एंटी इनकम्बरेंस है, कुछ भी है, जो भी हम बातें कहें, मगर यदि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं जताया, इसका मतलब हमने 5 वर्षों तक काम नहीं किया। आज ये जो जनादेश आप देख रहे हैं 25 और 46, तो ये जनादेश कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाना, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए मैं समझता हूं कि वहां पर रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो समझते हैं कि मोदी जी आकर प्रचार करेंगे और हम जीत जाएंगे। तो ये जो एक जो इनका ख्याली पुलाव रहता है कि मोदी जी के प्रचार करने से ही हम जीत जाएंगे, काम भले नहीं करें 5 साल, 5 साल बाद मोदी जी आएंगे, प्रचार करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में भी जो 3 उपचुनाव हुए उसका भी रिजल्ट, या अभी यहाँ या महाराष्ट्र की जो सरकार बनी, ये अब कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है उनके भाषणों का मोदी जी का, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसके अंदर कमी आ रही है। मतलब मोदी लहर भी अब निष्प्रभावी होता दिख रहे हैं। राजेश जी की बात बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। फिलहाल एक ताजा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं देवेश कुमार जामताड़ा से। जामताड़ा में भी कुछ देर पहले तक मुकाबला काफी रोचक था, क्या ताजा अपडेट है ये जान लेते हैं। जी देवेश। जी, जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी 41,000 वोट से जीत चुके हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन 41,000 वोट से वो जीत चुके हैं। वहीं नाला विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी रविंदर महतो जो है वो भी जीत चुके हैं, उनकी भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। जी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी हार चुके हैं, ये स्पष्ट है। धन्यवाद देवेश इन अपडेट्स के लिए। जी, अब बताएं अंबुज जी, सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतने में पार्टी नाकाम रही है, और जिस तरह से राजेश सिन्हा जी ने कहा उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, राजेश जी ने जो बातें कही कि 2540 का आंकड़ा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर अकेली 25 सीट
आज हासिल की है। ठीक है, मैं दूसरी नंबर की पार्टी हूँ। आज 28 सीट जो आ रहा है वो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और 12 सीट कांग्रेस का है। तो आज कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय संदर्भ में एक राष्ट्रीय पार्टी है, आज कांग्रेस की क्या अवस्था है जी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्तिगत जी बोलिए। संगठन के माध्यम से चुनाव, एक संगठन के द्वारा ही चुनाव यहाँ होता है। वाजपेयी जी के समय में भी देखिए केशव भाई ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, हमें हमेशा एक नेतृत्व हमें मिला। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से अलग हटके पार्टी है। आज हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी संगठन के सभापति हैं। अगला सभापति जेपी नड्डा होंगे कि कौन होगा, ये पार्टी तय करती है। उसी प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, एक और नेतृत्व उतना प्रभावशाली नहीं है। ये राज्य हमेशा चुनाव संगठन लड़ती है और संगठन के बलबूते पर ही आज भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों से लेकर के आज पूर्ण बहुमत तक हम उस यात्रा में ये क्यों बोला जा रहा है कि 37 सीटों से आप ठीक है, इस पे पहुंच चुनाव में हार और जीत होती है, कभी हम हारते हैं, लेकिन हारने के बाद हम सबक लेते हैं हमें क्या खामियां हैं। अभी तो रिजल्ट आ रही है, समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद हम पुनः झारखंड में अपने को एक मजबूत संगठन के रूप में, एक मजबूत दल के रूप में, आज भी हम मजबूत है। किन कारणों से ये परिणाम आया है, इसकी विवेचना की आवश्यकता है। बिल्कुल। वोट बैंक की हम बात कर रहे थे और वो महत्वपूर्ण वोट बैंक जो सीएए और एनआरसी को लेकर हालिया दिनों में काफी उग्र नजर आया देश के अलग अलग हिस्सों में, इस पर हम जानेंगे। हमारे सहयोगी रांची स्टूडियो का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल चाईबासा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रवि, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी रवि, क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट इस प्रकार से है कि कोल्हान में लगभग सभी सीटों पे जेएमएम जो है इस वक्त अपना परचम लहरा चुकी है और उसे पश्चिम सिंहभूम में 4 सीट पे जेएमएम अपना जीत दर्ज कर चुकी है। 1 सीट पे कांग्रेस और जेएमएम को जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार सोनाराम सिंह को जीत चुके हैं। चाईबासा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक दुर्गा, मझगांव से नीरल फुर्ती, शेखरपुर से सुखराम पुराव और मनोहरपुर से जवा मांझी जीत दर्ज कर ली है। जी धन्यवाद रवि इन अपडेट्स के लिए। रुक करते हैं रांची स्टूडियो का, संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, 2 चीज, एक पर आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो वोट बैंक जो सीए और एनआरसी को लेकर कथित तौर पर देश भर में उग्र प्रदर्शन करता नजर आया, उस पर बीजेपी की कोशिश थी कि उसका विश्वास जीते, क्या उसमें नाकाम रही है और नरेंद्र मोदी का प्रभाव समय के साथ कम होता जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव पहले के बनिस्बत धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि बातों में ज्यादा बात होती है, जो कहते हैं वो हो नहीं पाता है। विकास की बात होती है लेकिन विकास जमीन पर दिखाई नहीं देता है, इससे गुरेज नहीं है। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, चाहे राम मंदिर का मामला हो या अन्य मामला हो, उसको वो स्वयं भुनाने की कोशिश की है। तो इन सब चीजें से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का विश्वास कम होते जा रहा है। नरेंद्र मोदी का जो यहाँ झारखंड दौरा हुआ था तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि पहले जैसा उनमें दम नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस फुर्ती से मंच से उठते थे, उनका नाम पुकारने के पहले माइक तक पहुंच जाते थे, ये सब चीजें इस बार बॉडी लैंग्वेज में उनके नजर नहीं आया। रही बात एनआरसी की बात, तो इसका प्रभाव दिखा है अपना संथाल परगना में, उसको इनकार नहीं कर सकते। पाकुड़ एक ऐसा विधानसभा है जहां एक खास समुदाय के लोगों का बाहुल्य है। वहां से इस बार कांग्रेस के जो यहाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं आलमगीर आलम जी, उन्होंने जीत हासिल की है, इसका श्रेय एनआरसी को ही जाता है। महेशपुर की बात करें तो यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, वहां भी एक खास समुदाय का बहुल्य है, वहां भी एनआरसी ही प्रभावित किया है। लिट्टीपाड़ा सीट एक प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है, क्योंकि बीते उपचुनाव में वहां तमाम कोशिश किए थे रघुवर दास, पूरी काबीना उनकी जाकर के वहां बैठ गई थी सरजू राय को छोड़ करके, फिर भी वहां से वो लोग सीट नहीं निकाल पाए थे और इस चुनाव में भी वो लोग सीट नहीं निकाल पाए हैं जी। कहीं ना कहीं एनआरसी का मामला स्टैंड करता है और लोगों को ये लग रहा है कि जैसे 3 तलाक जबरन
किनारे किया गया, उसी तरह एनआरसी को जबरन लागू कर दिया जाएगा, जिससे एक खास समुदाय को थोड़ी ही नहीं बहुत परेशानी होगी, ऐसा उस समुदाय के लोग मानते हैं। तो उसका असर इस चुनाव में दिखाई दिया गया है। मैं बता दूं दीपक कि झारखंड का श्रम बाजार भी बांग्लादेशियों से प्रभावित है जी। उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ बांग्लादेशी जी जी संजय जी सुन पा रहे हैं आपको? बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल वक्त भी होता दिख रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। रांची स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक संजय समर जुड़े हुए थे। धन्यवाद संजय जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एक बार फिर लौटते हैं अपने मेहमानों के पास, और वक्त कम है इसलिए छोटी छोटी एक प्रतिक्रिया। झारखंड चुनाव परिणाम के बाद आने वाले राज्यों के परिणाम क्या बीजेपी अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी, और होगी तो कैसे? अंबुज जी, झारखंड का जो परिणाम है ये हमारे लिए जरूर एक समीक्षा का विषय है, लेकिन जो आगे आने वाले चुनाव है दिल्ली, बिहार, हम उतनी ही दुगनी शक्ति के साथ और संगठन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार मैं आपको इस स्टूडियो में बैठ करके आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से दिल्ली में हम जिस प्रकार से मदन लाल खुराना और केदारनाथ के साहनी के समय में हमने दिल्ली में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की थी, वही शासन व्यवस्था फिर से हम अरविंद केजरीवाल को हटा करके करेंगे। और जो गठबंधन की सरकार हमारी नीतीश कुमार के साथ बिहार में है, वो पुनः हम उसमें कामयाब होंगे संगठन की ताकत के बल पर। राजेश सिन्हा जी, आपने सवाल के समय शायद ध्यान दिया होगा, अंबुज शर्मा जी के माथे पर बल पड़ गया था। शायद वही स्थिति अभी अमित शाह और जेपी नड्डा की भी होगी और रघुवर दास की भी होगी। तो क्या आपको भी भरोसा है कि बीजेपी को भी आगे आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां शिकस्त दे पाएंगी, या फिर बीजेपी कमबैक कर सकेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है आने वाले वर्षों में, बिहार, दिल्ली और बंगाल जी। और जो भी राजनीतिक समीक्षक होंगे या जो लोग थोड़ी सी भी राजनीतिक सचेतनता जिनके अंदर होगी, वो समझ सकते हैं कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में न तो दिल्ली में, बंगाल में तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता, और बिहार में भी जो इनकी स्थिति होने वाली है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत तीनों राज्यों में ही स्थिति बहुत ही खराब होगी। और धीरे धीरे, जैसे कि आपके रांची स्टूडियो से भी आपके संवाददाता ने कहा कि अब वो जो एक पहले वाली बात जो थी मोदी साहब में, मैंने पहले भी कहा कि पिछले कई महीनों से हम सब देख नहीं पा रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को टीवी में या पार्लियामेंट में, वो जो एक उनका हमेशा भाषण हुआ करता था, तो वो आजकल उस जगह को ले लिया है कहीं ना कहीं अमित शाह ने। और मैं ये समझता हूं कि अमित शाह को भारत के लोग एक सही सच्चे या ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उन्हें वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोर्थ फ्रंट में जिस तरह से अमित शाह आकर के पूरे सरकार के कामकाज को देख रहे हैं, ये चीज लोगों को कहीं उनके गले नहीं उतर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, गृह मंत्री हैं और एनआरसी या सीए को लेकर जहां जहां भी आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हुए, मगर दंगे सिर्फ उन्हीं राज्यों में हुए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री और वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो अपने ही राज्यों में जहां वो सरकार में हैं, वहां यदि वो दंगे संभालने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों में जहां नहीं है, वहां इन कोरी बातों को करना और जनता को इस बात के लिए बलरगाना कि हम आने वाले दिनों में आपके राज्य में शांति लाएंगे, ये भारत की जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष की जनता बहुत ही ज्यादा होशियार है और इस चीज के झांसे में वो नहीं। राजेश जी जहां बैठे हुए उस बंगाल में भी दंगे हुए और आपके इसी क्षेत्र बगल में सकराइल में हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार 3 दिनों तक सड़कों पर उतरकर लोगों से शांति की अपील करती रही। बहरहाल झारखंड के चुनाव परिणाम का क्या दूरगामी परिणाम होगा और बीजेपी इस परिणाम से क्या आकलन करती है आगे, ताकि ये नुकसान जो हो रहा है धीरे धीरे राज्यों में बीजेपी को उस नुकसान की भरपाई कर पाए, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंबुज शर्मा जी और राजेश सिन्हा जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और झारखंड से जुड़ी हर अपडेट और झारखंड परिणाम पर मंथन विशेष पैनल के साथ आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।